नमस्ते साथियों, उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस की निर्देशिका आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एडीजे के अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे SC/ST एक्ट, और इस एक्ट से आपका क्रिमिनल पार्ट जो है उसका क्वेश्चंस बनते हैं और 100 नहीं 200% आपको इसका थ्योरी बेसिक क्वेश्चन मिलेगा। वो छोटा सा एक्ट है, इसको बहुत इजी वे में किया जा सकता है, बस उस कंटेंट को ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। रीज़न ये है कि एडीजे के एग्जाम में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस आ सकते हैं या जजमेंट राइटिंग आ सकती है, तो जजमेंट राइटिंग और प्रॉब्लम बेस में आपको अच्छे मार्क्स न मिले, लेकिन जो थ्योरी बेस है जिसमें 100% मार्क्स ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, वो आपका SC/ST एक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और आपको अच्छे से उसको लिखना है। एक एक की पॉइंट और एक एक कंटेंट आपके हाथ में होना चाहिए। साथ ही साथ क्रिमिनल में जब नंबर ऑफ आपके एक्ट कम है तो प्री का क्वेश्चन भी बनता है, जो मैंने आपका कहा 20 क्वेश्चन आएंगे, उनमें एक भी आपको बेनिफिट दिलाएगा। तो नहीं करते देखा जाए तो ये एक्ट आपके लिए 5 मार्क्स का है, और ये 5 में से 5 आप ला सकते हैं, क्योंकि छोटा सा एक्ट है। जब CRPC इतना बड़ा हो कि आप कर सकते हो तो इसको भी किया जा सकता है। बात करते हैं SC/ST एक्ट की। एक्ट का पूरा नाम है SC/ST एक्ट 1989। एक्ट नंबर है इसका 33। टोटल इसके अंदर 5 चैप्टर हैं, टोटल इसके अंदर 23 सेक्शन है, एक स्केड्यूल है जो अभी जोड़ी गई है। आपको बता दें इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो गए हैं अभी 2016-17 के अंदर, तो काफ़ी सारी नई चीज़ें जुड़ गई। पहले बहुत अच्छा एक्ट हुआ करता था, अब थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। देन आते हैं हमारे पास एक शेड्यूल है इसके अंदर, कमेंसमेंट इसका कब हुआ, तो इसका कमेंसमेंट हुआ आपका जो कहता है 30 जनवरी 1990 को। इसका मीनिंग ये आया तो था 89 में, बट ये लागू कब हुआ था 19 में। एक्सटेंड का इसका होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट JNK, वो आपके पास आ जाएगा एक्सेप्ट JNK। बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की, वही हमारा चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी कहता है, कहाँ से कहाँ तक 1 to 2। चैप्टर नंबर 2 कहता है अपने पास ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज। क्या कहता है? ऑफेंस ऑफ एट्रोसिटीज, अत्याचार के अपराध से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे वर्ड लिख देती हूँ मैं आपका हिंदी में, अत्याचार। अत्याचार के अपराध कहाँ से कहाँ तक 3 to 9। तो जैसे आप अत्याचार करेंगे हम आपको वहाँ से निकाल देंगे, इसे निष्कासन, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर निष्कासन। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? निष्कासन। 10 से 13 तक हम आपको निष्कासित करेंगे। जैसे हम आपको निष्कासित करेंगे तो क्या आप चुपचाप सुन रहे होगे? आप भागे भागे जाओगे कोर्ट में। कैसे कोर्ट में जाओगे? स्पेशल कोर्ट होना चाहिए, तो आ गया आपके पास स्पेशल कोर्ट, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्ट के पास तो दूसरा और भी टाइम है, तो इसके लिए क्या बना दिया हमने? स्पेशल न्यायालय बना दिया। आपको बता दें ये स्पेशल न्यायालय बनाने की बात जो आई थी, ये किसका एक्सेप्शन है? ये स्पेशल न्यायालय जो आपके पास आया है, ये कौन से फंडामेंटल राइट का एक्सेप्शन है, किसके थ्रू हमें दिया? क्योंकि एक तरफ तो कहते हैं राइट टू इक्वालिटी होना चाहिए, फिर भी हमें मिला, तो याद रखना स्पेशल जो कोर्ट आए हैं ये स्पेशल व्यवस्था की गई आर्टिकल 14 के तहत। ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती है कि कौन कहाँ से निकल के आई है। आप लिख सकते हैं आर्टिकल 14 के तहत हमें ये व्यवस्था मिली है स्पेशल कोर्ट की। देन आता है हमारे पास स्पेशल कोर्ट आ गया। स्पेशल कोर्ट के अंदर क्या चाहिए हमें? स्पेशल केयर चाहिए। स्पेशल केयर किसकी करनी होगी? किसके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना होगा? बोला विक्टिम के, और दूसरे किसके? विटनेसेस के। आपको बता दें कि इस जमाने में अगर हम बात करते प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से, तो हमारे यहाँ जो विक्टिम होता है वो वाकई विक्टिम होता है। विक्टिम इन द सेंस वो कोर्ट जाता है जस्टिस के लिए, बट उसके साथ हमेशा अनजस्टिस होता है। इसका रीज़न है जो बलशाली हैं वो हमेशा कमजोरों पर राज करते हैं। मैं SC/ST की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी कानून में आप जाके देख लेना, तो वहाँ पर भी वही होगा। इवन तो जब एज ए विटनेस बन के आप कोर्ट जाते हो तो आपको वहाँ ऐसा फीलिंग आएगा यू आर नॉट ए विटनेस, यू आर ए अक्यूज्ड। तो ये हमारे न्याय प्रणाली में थोड़ा सा दिक्कत है, उस दिक्कत को ठीक करने के लिए समय लगेगा, बट आएगा एक दिन जब विक्टिम को जस्टिस मिलेगा। आज भी मिलता, बहुत रेयर, हम उस रेयर को बढ़ाएंगे। इसलिए हमें किसके राइट को प्रोटेक्ट करना है? विक्टिम एंड विटनेसेस को। कहाँ से कहाँ तक? 15A तक। और ये करने के बाद आ गया हमारा मिसलेनियस। तो देखो छोटी सी कहानी बनाई। सबसे पहले आपके प्रारंभिक आया, प्रारंभिक आते आपके अत्याचार आए। अत्याचार करोगे तो हम आपको निष्कासित करेंगे, निष्कासित करके भागे भागे आप कोर्ट के पास जाओगे, और कोर्ट के पास कौन जाता है? विक्टिम जाता है और विटनेसेस जाता है, और जाने के बाद कोर्ट उसकी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करती है। दैट इज ए मिसलेनियस। तो अच्छे से याद भी हो गया। और कहाँ से कहाँ तक आ गया? सेक्शन 1 to 2, 3 to 9, 10 to 13, 14 to 15, 15A और 16 to 23A। अब देखिए आपके एडीजे में 2 क्वेश्चन तो 100% आने हैं। कौन से 2 क्वेश्चन 100% आने? फर्स्ट ये, क्यों? क्योंकि RGS का क्वेश्चन था, ये आपके पास आया था RGS मेन 2015 में आया था, तो ये फिर से रिपीट होगा, ठीक है। और ये जो है ये आ चुका है आपके पास RGS मेन 2016 में। तो ये 2 तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो 100% आपके 2 क्वेश्चन तो तैयार हो गए। एक तो डिस्कशन 10 से लगा के 13 की प्रोसीडिंग आपको पता चाहिए, और विक्टिम्स इनके राइट्स हैं जो नए जोड़ा गया है एक्ट, बहुत अच्छे, एक बार रीड करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, जो आपको करने ही है।
बहुत छोटा एक्ट है, एक ही दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। एक ही दिन में नहीं, अगर आप अभी चाहे तो एक ही घंटे में इसको अच्छे से रिवाइज करके लिख सकते हो, तो आपका एक एक्ट कंप्लीट। क्योंकि 23 और 24 का आपका एग्जाम है, अब आपके पास उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, एक महीना भी नहीं है। तो इस उल्टी गिनती के लिए आपको दिन में कम से कम रोज के 4 एक्ट करने होंगे और एक मेजर एक साथ में चलाना होगा 100% सिलेक्शन के लिए। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। करते हैं नेक्स्ट के सेक्शन नंबर 1। तो आता है हमारे पास चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमें क्या बताता है? प्रीलिमिनरी। क्या बताता है चैप्टर नंबर 1? प्रीलिमिनरी। तो आता है हमारा चैप्टर नंबर 1, कहाँ से कहाँ तक? सेक्शन नंबर 1 to 2। सेक्शन नंबर 1 बहुत इजी है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, और वो हमने पहले ही देख लिया था शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट क्या है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में कुछ सीरीज दी गई है। सेक्शन नंबर 2 के देखो सब सेक्शन 1 में डेफिनेशन है और सब सेक्शन 2 भी उसका दिया गया है, तो ये कंफ्यूज मत करना। डायरेक्ट बोलते 2A, 2B, 2C नहीं है, 21A, 21B ऐसा करके हैं। तो हम बात करते हैं कानून की, तो 21A। अगर बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो वो अल्फ़ाबेट से चलेगा, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमें कहानी बनाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कानून की। कानून में हमें क्या चाहिए? बचाव। किससे चाहिए? एट्रोसिटी से। तो 2A कहता है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी से आप क्या समझते हैं? अत्याचार क्या है? तो बोला सेक्शन 3 में दिए गए। हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 3, उसके अंदर टोटल 29 ऑफेंसेस दिए गए। पहले ये 29 ऑफेंसेस 12 हुआ करते थे, अमेंडमेंट के बाद इनको बढ़ा दिया गया। पहले कितने थे? 12 थे, और अमेंडमेंट के बाद ये कितने हो गए? 29 हो गए। सेकेंड आता कोड। अब इन्होंने कहा मेरे साथ अत्याचार हुआ, मुझे प्रोटेक्शन कौन सा कोड देगा? तो बोला CRPC देगा। कौन सा देगा? CRPC 1973। अब आता है यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन। इससे पहले कोड की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी? तो आपको याद होगा हमने CPC पढ़ा, और CPC का सेक्शन नंबर 2(1) भी कहता कोड से। आप क्या समझते हैं? सेम ही कोड की डेफिनेशन हम और भी कहीं जगह पढ़ेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे लीगल सर्विस, SC में आ गया, लीगल सर्विस में पढ़ेंगे। इवन दो ADJ के एग्जाम में आपके पास सिविल रूल और क्रिमिनल रूल भी है, वहाँ पर भी हम कोड की डेफिनेशन पढ़ेंगे, CODE कोड की डेफिनेशन। देन आता डिपेंडेंट। हु इज ए डिपेंडेंट? यहाँ पे देखिए एक चीज़ मिसिंग है, A B और BB आ गया, BA आया ही नहीं। थोड़ा रिसर्च किया था मैंने, मुझे तो कहीं दिखा नहीं BA, या तो बनाना भूल गए होंगे। कई बार हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं, हमें दिखती बार बार वही है पर होता नहीं है। जैसे कि एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ऑब्जेक्टिव के, और वहाँ पे आपको पता चलता है नोट लिखा था, आपने डीम्ड किया ही नहीं और आंसर करके आ गए, बाद में पता चलता नोट था, रह गया। कई बार नोट नहीं लिखा है बट आप उसको वैसे ही पढ़ लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर हो सकता है कोई लॉजिक होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो BB कहता है डिपेंडेंट। हु इज़ ए डिपेंडेंट? जो आपके ऊपर डिपेंड है। आपके ऊपर डिपेंड कौन हो सकता है? आपका हस्बैंड, आपका वाइफ, मदर, फादर, चिल्ड्रन, इवन तो इसके अंदर आपके भाई और बहन भी शामिल आते हैं। तो ये एक डिफरेंट है, बाकी हर जगह नहीं होता है। अगर मैं ये डिपेंडेंट की बात करूँ तो ADJ के एग्जाम में एक और सब्जेक्ट है हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर हम पढ़ते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। जब हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर सेक्शन नंबर 21 भी बताता है हु इज़ ए डिपेंडेंट। तो ADJ वाले इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे अपन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन नंबर 21। वो भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन बताता है, ये भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन बताता है। डिपेंडेंट का हमने क्या किया? हमने उनको इकोनॉमी बाइकआउट कर दिया। इकोनॉमी बाइकआउट कौन? आपको पता होगा, जब हमारे यहाँ पे जॉब की बात आती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं देते हैं। किनको? SC ST वालों को। अगर आपको ये पता है, देखो SC ST इज़ नॉट अ बिग इशू हम लोगों ने बना दिया है। बाकी अगर जनरल वे में देखा जाए, इस कम्युनिटी को हटाया जाए, तो सदियों से बलशाली ने निर्बल पर वार किया है, तो ये नॉर्मल है। बट यहाँ एक क्राइटेरिया दे दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें और निकल के आई, यूज़ और मिसयूज चलते रहते। तो हम उस पर मैटर पे बात न करके हम बात करते हैं यहाँ पे बाइकआउट की। अगर आपको पता चलता है कि दिस इज़ ये थैला जो है एक SC का है या ST का, तो हम वहाँ से सामान नहीं खरीदते हैं, या हम उनको अपने काम पर नहीं लगाते हैं, हम उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं करते हैं, हम दुनिया को सबको उधार देते हैं पर उसको उधार नहीं देते हैं, तो इस तरह से हम उसको क्या कर रहे हैं? हम उसको जो है इकोनॉमी की बाइकआउट कर रहे हैं। देन आता है आपके पास, जब इकोनॉमी की बाइकआउट करेंगे तो वो भागा भागा कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर एक नया, पहले तो हमने स्पेशल कोड तो सुना होगा, लेकिन अब एक नया कोड जो है उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड। क्या बोला उसको? एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, और हिंदी में कहते हैं अनन्य विशेष न्यायालय। तो अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे जोड़ा? ये नया आया है, और ये जोड़ा गया आपका सेक्शन नंबर 14 के 1 में। अब आते हैं दो आपके पास, वन अधिकार हाथ से मिला उठाना हमारे लिए कोई काम के नहीं है। यहाँ पर आता है पब्लिक सर्वेंट, और BG कौन होता है? पब्लिक सर्वेंट। तो कैसे इसको हमने याद किया? 2(1) BG, और BG हमेशा होता है पब्लिक सर्वेंट। तो आराम सबको याद हो जाए पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का मीनिंग हम सबको पता है, IPC सेक्शन नंबर 21।
इससे पहले भी हमने पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, आईपीसी के अंदर ही पढ़ते हैं 21 के अंदर, और भी जैसे प्रोबेशन एक्ट में भी पढ़ते हैं पब्लिक सर्वेंट से आप क्या समझते हो। तो हमारे पास जितने छोटे छोटे कानून है वहाँ पे जितने भी कर्मचारी होंगे वो सारे कर्मचारी उसके पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। यही बात करते हैं हम लोग, तो बात करते हैं रेंट कंट्रोल एक्ट में, वहाँ पर भी यही कहा गया है। देन आता है SC/ST, जो मेन हमारी डेफिनेशन है इस एक्ट की 2C में है। पहले भी मैंने आपको बताया था, हमें कुछ आए ना आए जो कानून है उस कानून के नाम की हमें डेफिनेशन का ही पता होना चाहिए। SC/ST एक्ट के अंदर SC/ST की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, तो आता सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 का C में दी गई है। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ है, 2H में है। लिमिटेशन के अंदर कहाँ है, 2J में है। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कहाँ है, सेक्शन 4 में है, तो ये हमें पता होनी चाहिए। ईजमेंट एक्ट की कहाँ है, सेक्शन 4 में है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की कहाँ है, सेक्शन 5 में है। तो ये सब चीज़ें हमें मोटी मोटी पता होनी चाहिए। तो SC/ST अब देखिए कैसे याद करते हैं। इसकी डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 366, वहाँ पे क्लोज दिए हैं 24 एंड 25। कैसे याद किया, C पहले आता है तो ऑब्वियसली ये हमेशा पहले आएगा, और T बाद में आता है तो T बाद में हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। तो इनकी डेफिनेशन कहाँ दी गई, 366 के 24 25 में। अब आपको बता दें प्री का क्वेश्चन बनता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आरजेस के पर्पस के लिए SC और ST को डिक्लेयर कौन करता है, A पार्लियामेंट, B प्रेसिडेंट, C सुप्रीम कोर्ट, D स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर है B प्रेसिडेंट करता है। तो ये हमारा आरजेस का क्वेश्चन है इस बार प्री का। देन आता है स्पेशल कोर्ट हो गया आपका। स्पेशल कोर्ट से आप क्या समझते हैं, तो ADJ के लिए प्री का क्वेश्चन बन सकता है। स्पेशल कोर्ट का मीनिंग है सेशन कोर्ट। क्या मतलब है, सेशन कोर्ट। तो स्पेशल कोर्ट इक्विवेलेंट सेशन कोर्ट होता है, जहाँ पर स्पेशल कोर्ट नहीं है वहाँ सेशन कोर्ट उसके कार्यभार को संभाल सकता है। देन आता है, और ये कहाँ दिया गया है, तो हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 14 में। देन आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जब कोर्ट स्पेशल है तो प्रोसिक्यूशन भी कैसे चाहिए, अपने को स्पेशल चाहिए। यहाँ हम पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे इसको, सेक्शन नंबर 15 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं आपको, जब कभी भी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं CRPC में, तो उसके पास एक्सपीरियंस चाहिए 10 ईयर्स का। लेकिन अदर देन हम किसी भी लोकल लॉ में बात करेंगे जहाँ पे स्पेशल कोर्ट बने हुए हैं, उस स्पेशल कोर्ट के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए 7 ईयर्स चाहिए। तो याद रखना, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास PP साहब है, वो 7 साल बैठते हैं, और स्पेशल साहब बैठते हैं हमारे यहाँ पे 10 साल। CRPC में स्पेशल की रिक्वायरमेंट पड़ती है सेक्शन नंबर 13 और सेक्शन नंबर 18 के लिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेशल कोर्ट बनाते हैं। और यहाँ पर ये तो खुद ही पूरा कानून ही स्पेशल है। अगर मैं बात करती हूँ SC/ST को आया कहाँ से, निकाला कहाँ से आपने, ऐसे तो कहते हो इक्वालिटी इक्वालिटी, तो आपको पता होगा आर्टिकल का 15 कहता है क्या भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल 15 के सब क्लोज 3, 4, 5 कहते हैं जब जब रिक्वायरमेंट पड़ी तो हमें एक्स्ट्रा स्पेशल कोर्ट भी बनाए जा सकते हैं। ये स्पेशल एक्ट है। स्पेशल एक्ट की परिभाषा कहाँ पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 41 IPC में, और वो कहता है स्पेशल लॉ का मीनिंग होता है जो पर्टिकुलर किसी क्लास को अप्लाई होता है, और ये किसी क्लास को अप्लाई हो रहा है। देन आता है आपके पास शेड्यूल मैंने आपको बताया था, इसके अंदर शेड्यूल दी गई, शेड्यूल नंबर 1 जो आपको स्टार्टिंग में बताएगा, और टोटल उसमें कितने ऑफेंसेस है, 32। EB कहता है सोशल बाइकआउट। पहले हमने आपको क्या था, इकोनॉमिक बाइकआउट, अब हम आपको थोड़ा सा सोशली बाइकआउट। हम आपको अपने धर्म में इन्वॉल्व नहीं होने देते हैं, हमारे मंदिरों में नहीं जाने देते हैं, इक्वालिटी से नहीं देखते हैं, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, ये सारा आपका कैसा आ जाता है, सोशल बाइकआउट। तो EB के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे BC, और BC के साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे EB। ये दोनों ही आपका एग्जाम का सवाल है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू मीन इकोनॉमिक एंड सोशल बाइकआउट आरजेस मेन 2017 का सवाल था। तो 100% आपके आने के चांसेस है, तो इसको लिखिए इंपॉर्टेंट, दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। देन आता है हमारे पास EC विक्टिम और ED विटनेस। अभी भी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मेन का सवाल बनता है। अगर क्वेश्चन आता है सेक्शन में 15A लिखना है, तो उससे पहले दोनों डेफिनेशन लिखनी है जो आपके हार्डजेस में आ चुका है। तो आता है अपने पास यहाँ पर 15A, इसके साथ ऑब्लिक करके लिखेंगे, और चैप्टर नंबर हमारे पास कौन सा है, 4A। विक्टिम कौन है, 3 बातें याद रखना है। तो विक्टिम कौन होता है, जिसके साथ कुछ हुआ है, विक्टिम के अंदर मेंटली हुआ है, फिजिकली हुआ है, सोशली हुआ है, और वो सारा विक्टिम होगा। यहाँ पे SC/ST का मेंबर होना चाहिए।
नेक्स्ट आता है विक्टिम में कौन इंक्लूड हो सकते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, तो अंडरलाइन कर लीजिए उसके रिलेटिव हो सकते हैं, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। यहाँ से आपका प्री का क्वेश्चन बन सकता है। देन आता है आपके पास विक्टिम और विटनेसेस के बड़ा सवाल बनता है, इससे आप क्या समझते हैं। और ये विटनेस कौन होता है, तो विटनेस वो होता है जो किसी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल के दौरान जो कुछ भी देखता है उन परिस्थितियों से परिचित है। शर्त क्या बोला, उन परिस्थितियों से परिचित होना जरूरी है। देन आता है आपके पास वर्ड एंड एक्सप्रेशन, काफ़ी काम का है हमारे लिए। यहाँ पर कुछ दिया है जो नहीं है वो कहाँ पढ़ेंगे, आईपीसी में, सीआरपीसी में एंड एविडेंस में। तो उन्होंने कहा कुछ वर्ड एंड एक्सप्रेशन यहाँ छूट गए हैं, तो आप कृपया करके आईपीसी में जो लिखा वो यहाँ पे समझा जाएगा, सीआरपीसी में जो लिखा वो यहाँ समझा जाएगा, और एविडेंस में लिखा वो यहाँ पे समझा जाएगा। और वर्ड एंड एक्सप्रेशन नंबर सबसेक्शन नंबर 2, यहाँ पे एक बार आता क्रॉसपॉन्डिंग लॉ, तत्स्थानीय विधि, मतलब जिस जगह वो अप्लाई करनी है वो उसी जगह के रूल और रेगुलेशन को अडॉप्ट कर लेती हैं। तो डेफिनेशन में देखा जाए नहीं करते, आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनता है आपके पास ये, क्योंकि ये उसके साथ आपको लिखना 3 के साथ। सेकेंड क्वेश्चन बनता है आपके पास डिपेंडेंट का, नहीं सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन बनता है आपका, सेकेंड क्वेश्चन बनता है आपका इकोनॉमिक बॉयकॉट, और साथ ही आपका सोशल बॉयकॉट। देन आपके पास आता है थर्ड क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से ये वाला। तो ये तो बनते हैं आपके मेजर क्वेश्चन, और बाकी के आपके प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई कंप्लीट। क्या किया आपने, सबसे पहले हमने आपके ऊपर एट्रोसिटी की। एट्रोसिटी करने के लिए आप कोर्ट के पास गए, सीआरपीसी को कहा मुझे बचाव दीजिए, सीआरपीसी के पास गए तो कौन गए, आप या आपके डिपेंडेंट गए, और आपने जाके कहा साहब मुझे इकोनॉमी की बाइकआउट कर दिया गया है। इकोनॉमी बाइकआउट कर दिया तो कोर्ट ने कहा आप जाइए, और सीआरपीसी का आप एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के पास जाइए, वो आपकी हेल्प करेगा। आपने कहा ठीक है मैं एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट के पास जाऊँ। वहाँ जाके आपने कहा कि साहब मेरे से मेरे वन अधिकार छीन लिया, मुझे हाथ से मेला उठवाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम पब्लिक सर्वेंट के पास जाओ। तो आप पब्लिक सर्वेंट के पास गए। कौन गए पब्लिक सर्वेंट के पास, SC/ST का मेंबर गया। SC/ST का मेंबर पब्लिक सर्वेंट के पास गया तो उसने क्या किया, उसको स्पेशल कोर्ट भेजा। स्पेशल कोर्ट भेजा तो स्पेशल कोर्ट में उसकी पैरवी किसने की, तो आता है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसकी पैरवी की। जब स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने उसकी पैरवी की तो कैसे क्या देखा, कौन से ऑफेंस हुए, अकॉर्डिंग टू शेड्यूल देखा कौन कौन से ऑफेंस हुए। शेड्यूल में देखने के बाद पता चला वाकई वो क्या है, विक्टिम है। तो कहता साहब वो विक्टिम, वो नहीं, शेड्यूल देखने पर पता चला हाँ साहब इसको सोशली बाइकआउट किया गया है, और सोशली बाइकआउट करते हुए विक्टिम बन गया, और जिसने उसको ऐसे बाइकआउट होते हुए देखा वो उसका विटनेस बन गया। और जो विटनेस बना तो बाकी की कहानी हमने कहाँ देखी, आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस में, कि कहाँ वो बैठ रहा है और कहाँ पर उसको प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। तो ऐसे करके आपको बहुत ईजी वे में डेफिनेशन याद हो गई। इन फ्यूचर कभी भी SC/ST एक्ट किसी और जुडिशरी में जुड़ता है तो भी आपके काम आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम सेक्शन नंबर 3। देन आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 क्लियर, प्रीलिमिनरी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। अब आता है चैप्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका EDG का क्वेश्चन है। आपसे पूछते हैं पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस ऑफ एट्रोसिटीज। क्या बोलता है पनिशमेंट क्या होगा। सबसे पहले सेक्शन 3 के साथ हम लिखेंगे, सेक्शन 3 के साथ हम क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन अभी भी पढ़ के आए हम। सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 1 का A, ये हमारे एट्रोसिटीज है। 2 सबसेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है। पहली कंडीशन क्या कहता है, एनी पर्सन जो SC/ST का मेंबर नहीं है वो SC/ST के मेंबर के साथ दिस ऑफेंस करता है। RGS-P 2018 का क्वेश्चन था कि एक SC ने एक ST महिला के साथ उसकी लज्जा भंग की, उसको कौन से कानून के तहत सजा मिलेगी। क्या था, एक SC लड़के ने एक ST महिला के साथ बदतमीजी की, लज्जा भंगी, तो उसको कौन से में सजा मिलेगी, A SC/ST एक्ट में, B IPC में, C CRPC में, D कॉन्स्टिट्यूशन में। तो अंडरस्टूड है, इसको सजा कहाँ मिलेगी, IPC में, क्योंकि यहाँ पे पहले कह दिया नॉन SC/ST का मेंबर SC/ST के साथ ये काम करता है तो उसको सजा मिलेगी SC/ST एक्ट में, और अन्यथा उसको सजा कहाँ मिलेगी, तो बोला उसको सजा मिलेगी किसमें, जो उसका ऑफेंस है उसे।
तो सबसेक्शन 1 के अंदर 29 आपको ऑफेंसेस दिए गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। 29 ऑफेंसेस में एक रीडिंग करेंगे आपको पता चल जाएगा। उनको उनके साथ दुर्व्यवहार करना है, उनकी प्रॉपर्टी छीन लेना है, उनसे हाथ से मैला उठाते हैं, उनके घर के बाहर कूड़ा करकट डाल देते हैं, उनको घृणित वस्तुएं खिलाते हैं, उनकी महिलाओं को देवदासी बना लेते हैं, उनकी ज़मीन से उनको छीन लेते हैं, उनकी ज़मीन से उनको सदोष वहाँ से हटा देते हैं, उनको इलेक्शन में खड़ा होने से रोकते हैं, उनको वोट देने से रोकते हैं, उनको दूसरों को वोट देने के लिए प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही साथ उनको गाँव के अंदर बिना कपड़ों के घुमाया जाता है, उनसे मूछें मुंडवा दी जाती हैं, उनके ऊपर डायन जैसे आरोप लगाए जाते हैं, उनके लिए पानी यूज़ करने के लिए रोक दिया जाता है, उनको गांव से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे करके टोटल 29 ऑफेंसेस हैं जो चीज़ों को अगर कोई अदर देन SC/ST उनके साथ करता है तो ऑफेंसेबल होगा और उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 6 महीने से कम की नहीं होगी, लेकिन जो 5 वर्ष की हो सकेगी। तो सबसेक्शन 1 के लिए ये है। अब ये तो सारे ऑफेंस आपने किए। अब इन ऑफेंसों के आपने क्या किया? झूठी गवाही दी। क्या किया मैंने? झूठी गवाही दी और आपकी झूठी गवाही से उसकी डेथ हो गई तो उसके लिए सज़ा क्या मिलेगी? तो आपको भी डेथ पनिशमेंट मिलेगी, अन्यथा लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। आपने किसी ऐसे ऑफेंस के लिए जो 7 साल से ऊपर का है और आपने झूठी गवाही दी, उसको सज़ा हो जाती है 7 साल, तो आपको भी 7 साल मिलेगी। और सज़ा नहीं होगी तो मिनिमम 6 महीने तो मिलेगी, जो 7 साल तक हो सकती है। तीसरा, आपने उसकी संपत्ति को जला दिया तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। आपने उनके ऐसे घर को जला दिया, उसके निवास स्थान को जला दिया, उनके मंदिरों को जला दिया, या फिर आपने जहाँ उनके गोदाम होते, जहाँ उनकी प्रॉपर्टी थी, उनको जला दिया तो आपको सज़ा मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने शेड्यूल में आने वाले ऑफेंसेस करते हो तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल IPC की जो सेक्शन है वहाँ पे आपको सज़ा मिलेगी। देन इन्होंने कहा कि आप इन सब के मैटर में साक्ष्य छुपाते हो तो साक्ष्य छुपाने की जो सज़ा उस ऑफेंस के लिए जो है वो आपको उस हिसाब से दे दी जाएगी। और लास्ट वन कहता है पब्लिक सर्वेंट का काम है उनकी रिपोर्टिंग करना, और पब्लिक सर्वेंट नहीं करता है तो पब्लिक सर्वेंट को भी सजा मिलेगी। पब्लिक सर्वेंट भी कौन होना चाहिए? नॉन SC/ST होना चाहिए। कितनी सजा मिलेगी? 1 वर्ष तक कारावास मिलेगी। और क्या हो सकता है? तो बोला वो सजा हो सकती है जिस ऑफेंस के रिलेटेड उसने ऑफेंस किया है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 में ये चीज़ें आपके अलग से दी गई हैं और इन सब के लिए अपना अपना पनिशमेंट दिया गया है। तो ये क्या था कि आपने यही काम किए हैं और ये करके आपने ऑफेंस किया है। तो सेक्शन 3 में 100% आपका सवाल बनता है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 आपका कहता है पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी को फॉलो न करना। पब्लिक सर्वेंट द्वारा अपनी ड्यूटी को फॉलो न करना, इसका मीनिंग क्या हुआ? पब्लिक सर्वेंट का काम है कि अगर कोई भी SC/ST का मेंबर आता है तो उसकी FIR दर्ज करे। जनरली FIR दर्ज SC/ST की बात नहीं, किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि पुलिस का काम होता है जितनी कम हो उतनी FIR दर्ज और काम करे, लेकिन उसका मिसयूज हो जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट को क्या ड्यूटी दे रखी है कि तेरा जो काम है वो ये है कि तुम उनकी रिपोर्ट लिखोगे, उनको रिपोर्ट लिखने के बाद निःशुल्क कॉपी उनको दोगे, सारी सुविधा करोगे और 60 डेज के अंदर सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट करके आपको मजिस्ट्रेट के सामने सबमिट करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी को डिसओबे करने के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी समझने लायक बात है। पब्लिक सर्वेंट द्वारा ऑफेंसेस करना सेक्शन 3 का सबसेक्शन 2 का क्लोज नंबर 7 और पब्लिक सर्वेंट द्वारा ड्यूटी को डिसओबे करना, इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना। जहाँ ड्यूटी वर्ड आएगा वहाँ आएगा सेक्शन 4 और जहाँ ड्यूटी वर्ड नहीं आएगा, ऑफेंसेस वर्ड आएगा, उसने यही किया है तो आएगा सेक्शन नंबर 3 के अंदर। तो ये कई बार प्री का क्वेश्चन बनता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, उसको आपको क्लियर करना है। देन आता है आपके पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 आपको कहता है कि सब्सिक्वेंट दोष सिद्धि के लिए वर्धित दंड। क्या कहा इन्होंने? पश्चातवर्ती अपराध के लिए वर्धित दंड। तो सेक्शन 5 कहता है पश्चातवर्ती अपराध। इसका मतलब क्या होता है पश्चातवर्ती अपराध का? इसका मीनिंग ये होता है कि आपने एक ऑफेंस किया, उसके बाद फिर से आपने किया, मना करने के बाद भी आपने किया, तो उसके क्या एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा? हाँ सर, एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगा। सेम ऐसी बात हम पढ़ते हैं IPC के सेक्शन नंबर 75 में। वो भी यही कहता है, IPC का सेक्शन 75 भी यही कहता है कि आपको एक्स्ट्रा पनिशमेंट दिया जाएगा। तो मिनिमम तो आपको दिया ही जाएगा, 1 ईयर से कम नहीं होगा। और कितना हो सकता है? जितना उसमें लिखा उतना दिया जा सकता है। तो सेक्शन 4 कहता है आपका पब्लिक सर्वेंट ड्यूटी फॉलो करना और 5th कहता है पश्चातवर्ती अपराध के लिए दंड। 6 कहता है IPC के कुछ प्रोविजंस इसमें लागू होंगे। क्या कहा? सेक्शन नंबर 6 कहता है IPC के कुछ प्रोविजंस इसमें लागू होंगे। कौन कौन से? 34 इसमें अप्लाई होगा। और कौन कौन से होता है? कुछ चैप्टर दिए गए IPC के, जो चैप्टर इसमें अप्लाई होंगे। कौन कौन से चैप्टर होंगे आप लिख सकते हैं? चैप्टर नंबर 3, 4, 5A। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 3,
चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 5A, 149 सेक्शन और चैप्टर नंबर 23। ये सारे आरपीसी के चैप्टर अप्लाई होंगे। प्री का क्वेश्चन बने तो बने, नहीं तो नहीं। अगर आरजीएस होता तो बन जाता है, एडीजी के लिए इतना कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। 7 कहता है आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जाएगा। सेक्शन 7 कहता है प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करना। दो तरह की प्रॉपर्टी, इससे पहले प्रॉपर्टी फॉरफीचर करते हैं कहाँ पर, सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी में कहाँ करते हैं, लिखिए सीआरपीसी सेक्शन नंबर 95 एंड 96। याद आया, 95 और 96 में भी आपकी प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जाता है। यहाँ पर हम दो तरह की प्रॉपर्टी को फॉरफीचर करेंगे। पहली उस प्रॉपर्टी का फॉरफीचर करेंगे जिसका आपने ऑफेंस में यूज़ किया, चाहे कार यूज़ की है, चाहे घर में अपने उसको कैद करके रखा है, जो भी आपने यूज़ किया। सेकंड, आपने ऑफेंस किया और अब फरार हो गए, गायब हो गए। अब आपको पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तब भी हमें आपको प्रॉपर्टी का फॉरफीचर करना पड़ेगा। हमने देखिए कई ट्रांजेक्शंस जहां आप फरार हो जाते हो, गायब हो जाते हो, मिल नहीं सकते, अपने आप को बचा रहे हो, तो हम आपकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट कर लेते हैं, अटैचमेंट करके शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर अटैचमेंट ना करके क्या कहते हैं, फॉरफीचर कर लिया जाएगा। तो सेक्शन 7 काम का हो सकता है आपके लिए। देन आता है आपके पास यूज इन ऑफेंस। पहली प्रॉपर्टी कौन सी, जो ऑफेंस में यूज हुई है, और दूसरा फॉर पर्पस डिटेंशन ऑफ पर्सन। देन आता है सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 काम का है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोलता प्रिजम्पशन। अब क्या करनी पड़ेगी, उपधारणा करनी पड़ेगी। कोर्ट ये उपधारणा करके चलेगा कि आपको ये पता था वो SC/ST का मेंबर था या नहीं। 3 कंडीशन में। पहला आता है फाइनेंशियली हेल्प, पहला आता है वित्तीय सहायता, दूसरा आता है कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन एंड ऑब्जेक्ट, और थर्ड वन आता है आपको पता था वो आदमी SC/ST का मेंबर है, उसको कुटुंब को, फैमिली को आप जानते थे। तो थर्ड वन कहता है पीड़ित, विक्टिम के कुटुंब को हम जानते थे, पीड़ित के फैमिली से आप नॉन थे कि ही इज ST/ST। अब देखिए सेक्शन 8 वाले काम का आरजीएस प्री 2016 का क्वेश्चन था। अब हर आदमी के यहाँ पर तो लिखा नहीं होता वो SC/ST है, अब क्या करोगे। तो फिर क्या, आपने मान लो किसी से आपसे झगड़ा हो गया, आपने उसको गाली गलौज कर दिया, थप्पड़ वप्पड़ मार दी, थप्पड़ मारते 323 का केस लगता है, लेकिन उसने आपके ऊपर SC/ST का केस लगा लिया, जबकि आपको पता ही नहीं था कि वो SC या ST है, क्योंकि उसके सर माथे पे तो नहीं लिखा हुआ है। तो वहाँ तो आपको बच जाओगे। लेकिन जहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि बंदा SC/ST का है, तो कोर्ट ही प्रिजम्पशन करता है कि आपको पता था। और यही आरजीएस प्री 2016 का क्वेश्चन भी था कि वो एक फैमिली मेंबर शादी में जाता है, वहाँ पे एक बंदे की इंसल्ट करता है और वो उनको पहले से जानता था कि वो एक SC/ST है, तो वहाँ पर एक एक्ट अप्लाई होगा। दूसरा, अगर किसी ST/SC के अगेंस्ट का ऑफेंस होता है और उसमें आपका नाम आता है, तो कोर्ट प्रिजम्पशन करता है, आपने फाइनेंशियली हेल्प की होगी उसको ऐसा ऑफेंस करवाने के लिए। साथ ही साथ कोर्ट प्रिजम्पशन करता है कि जब SC/ST के साथ ऑफेंस हुआ तो आपके पास कॉमन इंटेंशन भी था और कॉमन ऑब्जेक्ट भी था। तो ये 3 तरह की कोर्ट प्रिजम्पशन करता है। और सेक्शन नंबर 9 कहता है पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज़ होगी। पुलिस ऑफिसर जो है अपनी पार किसी अन्य को डेलीगेट भी कर सकता है, तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं। अब जो हमारे लिए काम का है वो है सेक्शन नंबर 10 to 13। तो आते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 10 to 13, चैप्टर नंबर 3। इंटरेस्टिंग है, 100 नहीं 200% आपके आएगा, पता होना चाहिए क्या क्या है। तो पहले तो हम इनके सबके टाइटल लिख देते हैं। सेक्शन 10, क्योंकि आपको याद भी तो करना पड़ेगा ना। सेक्शन 11, सेक्शन 12 एंड 13। देखिए सेक्शन 10 में कहता है कि हम आपको उस एरिया से बाहर निकालेंगे जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो सेक्शन 10 में कहता है आपको उस एरिया से निष्कासित किया जाएगा। कितने टाइम के लिए किया जाएगा, 3 ईयर्स के लिए किया जाएगा। कौन करेगा आपको, स्पेशल कोर्ट करेगा। कौन से क्षेत्र में, जिस क्षेत्र को हमने SC/ST क्षेत्र डिक्लेयर किया है। कहाँ पर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है। तो वहाँ से हम आपको क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अनुमानित है, ये संभावना है कि आपने कोई ऑफेंस किया है या करने वाले हैं जिससे वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो हम आपको वहाँ पर 3 साल के लिए बाउंड करेंगे। कितने साल के लिए बाउंड करेंगे, 3 साल के लिए। आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो, यस, इस 3 ईयर्स के लिए आप इसके अगेंस्ट जा सकते हो SC/ST स्पेशल कोर्ट में कि साहब ये गलत है, ऐसे कैसे मुझे बाउंड कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा कर ले तो उधर आ नहीं सकता। सेक्शन 11 कहता है
कि उसको वहाँ लाया, वो आता है तो कोर्ट की परमिशन से आ सकता है। अगर वो वहाँ से नहीं जाता है तो उसको पुलिस से गिरफ्तार करके हटवाया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, जब वो उस एरिया में आ जाता है तो पुलिस उसको अरेस्ट करके कौन से थाने में रखेगी? तो याद रखना, उसको थाने में भी अगर रखना है तो उस एरिया से अदर एरिया के अंदर उसको थाने में रखा जाएगा। वो कोर्ट की परमिशन से कुछ दिनों के लिए आ सकता है। वो कोर्ट की परमिशन से आया है पर वापस गया नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उसको वापस वहाँ से हटवाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को जब हम अरेस्ट करते हैं तो 12 में कहते हैं कि हम क्या करेंगे, उनका फ़ोटो लेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे कौन है क्या है, ताकि कल को रिक्वायरमेंट हो तो हम वहाँ लगा सकते हैं ये वो बंदा है जिससे सचेत किया जाता है। अगर आप में से कोई पुलिस स्टेशन गया है तो आपने देखा होगा एंट्री करते हुए बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड में कुछ फोटोज़ लगी होती है, साथ में उनके नेम्स होते हैं, तो वैसे ताकि बताया जा सकता है इस बंदे को वहाँ पे आने के लिए मना किया गया है। बट अगर वो कोर्ट चला जाता है और वो केस जीत जाता है और उसको ये प्रोटेक्शन मिल जाता है कि इसने कोई तरह का वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं किया, कोई पीस को ब्रीच नहीं किया है, और उस कंडीशन में उसके द्वारा भरा हुआ बॉन्ड जो 3 साल का वो रद्द कर दिया जाता है, तो उसकी जो फोटो ली गई, जो मेजरमेंट्स लिए गए, वो उसको रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन या तो रिटर्न कर दो और नहीं तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। और सेक्शन 13 कहता है कि आपको कहने के बाद भी आप वापस वहाँ पे आते हो तो आपको सजा दी जाएगी। और सेक्शन 13 में आपको कितनी सजा मिलेगी? बोले 1 साल तक का कारावास दिया जा सकता है एंड जुर्माना भी होगा। तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया। आप इसको अच्छे से याद कीजिए, ये आपका 100% इस बार क्वेश्चन आएगा। तो आपके लिए एक क्वेश्चन तो आज आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। देन आता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 इससे भी अच्छा है और आप सबको ये कंप्लीट पता है कि चैप्टर नंबर 4 किसकी बात करता है। चैप्टर नंबर 4 बात करता है आपके स्पेशल कोड की। इसके स्पेशल कोड के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे? तो आता है आपके पास सेक्शन नंबर 14, 14A एंड सेक्शन नंबर 15। सेक्शन नंबर 14 में आपको 2 बातें दे रहे हैं हम, एक तो दे रहे हैं एक्सक्लूसिव और एक हम आपको दे रहे हैं स्पेशल। देखिए, पहली प्रायोरिटी की गई कि क्या कही गई है, इस एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाए। कब? शीघ्र विचार करने के लिए। क्या कहा? शीघ्र विचार करने के लिए। और याद रखना, जब भी हम स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं, स्पेशल कोर्ट बनाए शीघ्र विचार के लिए, स्पीडी ट्रायल के लिए, त्वरित न्याय के लिए दिया जाता है। अगर कहीं पर भी एक्सक्लूसिव कोर्ट नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ मैटर्स कम है, तो वहाँ पर हमारा स्पेशल कोर्ट काम करेगा। और स्पेशल कोर्ट कौन हो सकता है? वहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन काम करेगा। तो ये प्रोसीडिंग इसकी दी हुई है। देन आता है आपके पास 14A। 14A वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये नया जोड़ा गया है। और 14A कहता है कि चाहे लॉ के क्वेश्चन हो चाहे फैक्ट के क्वेश्चन हो, दोनों कंडीशन में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। और ये हाई कोर्ट में अपील कितने दिन में की जा सकती है? यहाँ से आपके एडीजे का प्री का क्वेश्चन बनता है कि जो आप हाई कोर्ट में अपील करेंगे वो अपील कितने दिन में की जा सकती है। तो लिखिए 90 डेज में। कितने दिन में की जा सकती है? बोला 90 डेज में। क्या इस 90 डेज के बाद भी आपकी अपील ले सकते हैं? हाँ। कितने दिन में? मैक्सिमम 180 डेज में, उसके बाद नहीं लेंगे। अगर SC/ST के मैटर में किसी पर्सन को बेल मिल जाती है तो उसके अगेंस्ट अपील कहाँ होगी? वो भी हाई कोर्ट में। किसी पर्सन को बेल खारिज हो जाती है स्पेशल कोर्ट से तो उसकी अपील भी कहाँ कर सकता है? तो बोला वो भी हाई कोर्ट में। RGS प्री 2018 का क्वेश्चन था कि SC/ST के मैटर में कोई भी मैटर हो हमेशा अपील हाई कोर्ट में होगी। रीज़न? क्योंकि इक्विवेलेंट ऑफ ये, चाहे अपील खारिज करानी हो चाहे अपील लगानी हो। जबकि हम देखते हैं CRPC में जब आपको अपील मिल जाती है नॉन बेलेबल ऑफेंस में या इंट्री मैटर में, तो हम आपकी अपील को खारिज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? 439 में जाते हैं। यहाँ पे 439 नहीं आएगा, ऑप्शन आया था ये, और कई बच्चों स्टूडेंट्स से कंफ्यूज हुए थे और गलत आंसर करके आ गए थे, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा है चाहे बेल मिले चाहे बेल ना मिले, बेल ग्रांट हो जाए या बेल कैंसिल हो जाए, दोनों ही कंडीशन अपील कहाँ पे होगी? हाई कोर्ट में होगी। तो क्लियर यहाँ पर? तो यहाँ पे याद रखना 90 दिन में हाई कोर्ट में होगी, मैक्सिमम 180 डेज में दिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ एक और सवाल है, ये अपील का डिस्पोजल कितने दिन में करना पड़ेगा? तो आता है आपके पास अपील का डिस्पोजल कितने दिन में करना पड़ेगा? 3 मंथ में। तो अपील का डिस्पोजल आपका 3 मंथ में किया जाएगा। तो यहाँ मोटे मोटे आपके ये क्वेश्चन बनते प्री के। देन आता सेक्शन नंबर 15। मैं आपको पहले ही बताया था हमारे पास 2 तरह के यहाँ पे लोग होंगे, एक होगा स्पेशल और एक एक्सक्लूसिव के लिए। दोनों के लिए जो वकील साहब होंगे 7 ईयर की वकालत चाहिए। अगर ये स्पेशल CRPC में होता तो आता सेक्शन नंबर 24 सब सेक्शन नंबर 8 और कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए था? 10 ईयर्स का। ये हमें बताना चाहिए।
आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पढ़ोगे तो वहाँ भी 7 ईयर्स चाहिए। जितने भी स्पेशल पढ़ेंगे, पोक्सो पढ़ोगे तो वहाँ पर भी आपको 7 ईयर्स ही चाहिए। तो स्पेशल के में से 7 लिखने की बात करते हैं। CRPC सेक्शन 24 की, तो वहाँ पर कितना हो सकता है 10 ईयर्स का। तो ये था हमने सेक्शन पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 प्रीलिमिनरी था। देन हमने चैप्टर नंबर 2 देखा, एट्रोसिटीज़ थे। चैप्टर नंबर 3 हमने देखा, हमने आपको एक्सटेंडमेंट कर दिया। चैप्टर नंबर 4 देखा, आपके स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड लेके आ गए। चैप्टर नंबर 4A विक्टिम और विटनेसेस आ गए, और 5 कहता है मिसलेनियस हो गया। सेक्शन नंबर 1 अपन ने शॉर्ट टाइटल देखा। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन है। सेक्शन नंबर 3 कहता है पनिशमेंट देंगे। सेक्शन नंबर 4 कहता है पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज। सेक्शन 5 कहता है सब्सिक्वेंट ऑफेंस की बात करता है। सेक्शन नंबर 6 कहता है IPC के कुछ प्रोविजंस अप्लाई होंगे। सेक्शन नंबर 7 कहता है प्रॉपर्टी को फॉरफीचर किया जाएगा। सेक्शन नंबर 8 कहता है कि कोर्ट प्रिजम्पशन करेगी, इसलिए फॉरफीचर करेगी। और 9 कहता है पुलिस को पार दे दी जाएगी। 10 कहता है आपको उस एरिया से हटाया जाएगा। 11 कहता है फिर से आता तो अरेस्ट कराया जाएगा। 12 कहता है आपके मेजरमेंट्स लिए जाएंगे, फोटोज लिए जाएंगे। और 13 कहता है आप नहीं देते तो हम आपको पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट आपको कौन देगा? तो 14 के अंदर स्पेशल कोर्ट देगा। 14A के अंदर क्या करोगे? आप अपील करने हाई कोर्ट में चले जाओगे। और हाई कोर्ट में कौन जाएगा आपके बिहार पर? 15 कहता है आपके बिहार पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर जाएगा। तो देखो कहानी से भी आप इन सेक्शंस को याद कर सकते हो। और अभी तक आपका बड़ा सवाल जो बने थे डेफिनेशन में मैंने बताए, और ये नेक्स्ट क्लास हम इसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation. With lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link. For quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.